हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज की जो सीरीज़ है, ठीक है, आज का जो सेशन होने वाला है, क्योंकि आप देखो ना कमिटीज से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पूछ लेते हुए कि कोई कमेटी का नाम दे देते हैं, ऑप्शंस में दे देते हैं कि बताइए ये कमेटी का संबंध किस चीज़ से है। तो हम दो पार्ट में वीडियोस लेके आएंगे इसका, ठीक है। आज के वीडियोस में हम देखेंगे कि चुनाव आयोग से संबंधित जो भी कमेटियाँ गठित हुई उनको देखेंगे, साथ में उनका जो मेजर रिकमेंडेशन था, प्रमुख सिफारिश थी, उसको भी साथ में देखेंगे। और हम सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे जो कमेटियाँ गठित हुई है उसको भी साथ में कवर करेंगे आज के क्लास में। फिर कल के क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगी ओवरऑल जो भी कमेटियाँ बनी है, जो भी मेजर कमेटियाँ हैं, उनको हम कल की क्लास में देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग पर गठित समिति, सबसे पहले इसको देखेंगे हम। तो तारकुंडे समिति, तो तारकुंडे समिति जो है ना, इसको गठित किया गया था। तो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि बताइए तारकुंडे समिति का संबंध निम्न में से किस चीज से है। तो आपका आंसर क्या होगा? चुनाव आयोग सुधार से, चुनाव आयोग के सुधार से संबंध है। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया ना, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो मताधिकार है ना, मतलब जो वोटिंग की एज है उसको ना 21 से घटाकर आप 18 कर दो, ठीक है। तो ये जो इन्होंने कहा, तारकुंडे समिति की जो सबसे मेजर रिकमेंडेशन थी वो ये था कि 18 एज कर देना चाहिए आपको, किस चीज़ का? वोटिंग का। और हमारे संसद ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया, क्योंकि आप देखो 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया कि जो मतदान की उम्र है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे कि बताइए कि जो मतदान की उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये किस समिति की अनुशंसा पर इसको किया गया? तो तारकुंडे समिति की अनुशंसा पे। नेक्स्ट इन्होंने क्या सिफारिश की थी? इन्होंने सिफारिश किया कि राजनीतिक दल जो है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है, अपने उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेंगे। मतलब कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रही है, उसमें जो भी उनका खर्च लग रहा है, जो भी लेखा जोखा है, वो उनको किसको देना होगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा। तो ये दो मेजर रिकमेंडेशन था, किसके द्वारा? तारकुंडे समिति के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट समिति जो गठित हुई थी वो था दिनेश गोस्वामी कमेटी। क्या था? दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है वो भी किस चीज़ से रिलेटेड है? तो चुनाव सुधार से रिलेटेड है। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया? इन्होंने बताया कि जो अवैध रूप से लूटे गए बूथ है उन पर फिर से मतदान की व्यवस्था हो। आप देखते हो ना कि बूथ लूटने का न्यूज़ में चर्चा मतलब आपको देखने को मिलता है। एक मूवी भी देखोगे आप, न्यूटन मूवी आई थी राजकुमार की, ठीक है, वो मूवी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया उसमें ये कितना डिफ़िकल्ट होता है मतलब जो अधिकारी होते हैं उनसे उनका चुनाव कंडक्ट करवाना, नक्सलाइट एरिया में उनको दिया जाता है। वो मूवी रिकमेंडेड है, आप जरूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो ना जो अवैध रूप से बूथ को कैप्चर कर लेते हैं ना, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इस पे ना वापस से मतदान करवाना चाहिए, ठीक है। तो रिकमेंडेशन किसका था? दिनेश गोस्वामी का था। और उन्होंने क्या कहा कि मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो जो ईवीएम का प्रयोग होता है ना आजकल मतदान में आप देखते हो, तो ये जो ईवीएम के प्रयोग की बात है ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन में स्टार्ट हुआ? तो दिनेश गोस्वामी की रिपोर्ट पे। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो बोगस मतदान होती है ना उसकी समस्या से बचने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। आज देखो आप जाते हो वोटिंग डालने तो आपसे वोटर आईडी चेक करते हो आपका, और पूरा फेस मिलाते हैं कि आप ही हो ना, कोई और तो नहीं दे रहा है। तो ये बोगस वोटिंग से बचने के लिए जो फोटो पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया वो किस कमेटी के सुझाव पे किया गया? तो दिनेश गोस्वामी कमेटी के सुझाव पे। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि केंद्रीय या राज्य स्तर के सदन का कोई स्थान खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। मतलब बता रहे कि कोई भी सीट वैकेंट हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है कि वो 6 मंथ के अंदर क्या करवा दे? तो 6 मंथ के अंदर चुनाव करवा दे ताकि वो सीट जो है वो फिल हो जाए।
अशोक मेहता कमेटी ने भी जब वो गठित हुआ था, जो पंचायत से रिलेटेड है, तो उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया था कि अगर सीट वैकेंट होती है पंचायतों में तो 6 महीने के अंदर क्या करना चाहिए, तो उसको फिल कर देना चाहिए। तो ये हमने जो प्रमुख रिकमेंडेशन देखा अभी, वो किसका था, दिनेश गोस्वामी का था। अब जो गठित हुआ चुनाव आयोग पे, चुनाव सुधार पे, वो था इंद्रजीत गुप्त समिति। ये जो आप कमेटी को देखोगे, इन्होंने क्या क्या सिफारिश की, तो देखिएगा, इन्होंने बोला कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब लोकसभा और विधानसभा का जो भी चुनाव से संबंधित व्यय होगा, खर्च होगा, वो कौन वहन करेगा, तो सरकार वहन करेगी। और ऐसे प्रत्याशी जो अपना वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल है, उनको चुनावों में आर्थिक सहायता नहीं दिया जाएगा। मतलब कि जो फाइल नहीं कर पा, रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं, उनको ना चुनाव में कोई आर्थिक सहायता नहीं दिया जाएगा। ये कौन बोल रहे हैं, तो ये इंद्रजीत गुप्त समिति की रिपोर्ट में कहा गया था। अब के संथानम समिति, इन्होंने क्या कहा, के संथानम समिति भी किससे रिलेटेड है, चुनाव सुधार से रिलेटेड है। इन्होंने कहा कि निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था हो। मतलब कि जो आपका ये जो निर्वाचन है, जो इलेक्शन है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो भी कैंडिडेट है ना, उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ना फिक्स करना चाहिए। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप इस तरीके का व्यवस्था कीजिएगा, तो ये चुनाव में, मतलब कि जो इलेक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। तो ये रिकमेंडेशन उनके द्वारा दिया गया। और उन्होंने कहा कि समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए। देखते हो ना कि जब सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होता है। फिर वो क्या करते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों का वापस से परिसीमन करते हैं। तो ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सुझाव जो है वापस से दिया, हालांकि 1952 में ही गठित हुआ था परिसीमन आयोग, बट ये बात जो है आपके के संथानम समिति के रिपोर्ट में भी बोली गई थी। तो ये कुछ मुख्य चुनाव सुधार से संबंधित कमिटीज थी। अब हम देखेंगे केंद्र राज्य पर आधारित समिति। तो देखोगे इसमें कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमेटी जो था वो कब गठित हुआ, तो वो गठित हुआ था 1966 में। और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी कब, तो 1969 में, ठीक है, 1969 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। किसने, तो पहली प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अब इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा इसको। तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 263 जो है ना, आर्टिकल 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। आप देखते हो ना हमारे संविधान में मेंशन है ना आर्टिकल 263। मैं आपको जब प्रशासनिक शक्ति पढ़ाई थी राज्य का, तो उसमें मैं आर्टिकल 263 का मेंशन की थी केंद्र राज्य संबंध में। तो ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है ना, इसकी गठन की बात कौन करता है, तो इसका सुझाव दिया था प्रथम प्रशासनिक आयोग ने। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। मैंने आपको उस क्लास में बताया था। गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति गठन करता है अंतर्राज्यीय परिषद का। और राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन का लंबा अनुभव हो। ये बोलते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को एज अ गवर्नर अपॉइंट करो जिनको एक्सपीरियंस हो पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इन द सेंस कि सार्वजनिक क्षेत्र में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको आप एज अ गवर्नर जो है अपॉइंट करें। देखिए अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, केंद्र राज्य संबंध पे जो भी समितियां गठित हुई है, या तो उसका गठन का ईयर पूछेंगे आपसे, या फिर वो ज़्यादा इससे क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित पूछते हैं कि इन समितियों का राज्यपाल से संबंधित क्या क्या रिकमेंडेशन था, या फिर इन्होंने आपातकाल पे क्या बोला है। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को क्या करना है, अच्छे से दिमाग में रख लेना है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ना कि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करना चाहिए, जिससे क्या होगा ना कि उनका केंद्र पे डिपेंडेंसी जो है वो कम होगा। मतलब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या क्या रिकमेंड दिया,
उन्होंने रिकमेंडेशन दिया ना एक कि आप ना राज्य को वित्तीय रूप से बनाओ शक्तिशाली, ताकि वो आप पे डिपेंड न रहे। अब वह है कि उनको कि चलो उनको ये चीज़ का निर्माण करवाना है, अब वो केंद्र से फंड मांगने में ही लगे हुए, पता चला कि इसी में 1-2 साल चला गया और वो काम पड़ा का पड़ा रह गया। तो इसलिए उन्होंने कहा ना कि आप राज्य को थोड़ा फाइनेंशियली क्या करो, इंडिपेंडेंट करो, ठीक है, उसको खुद पे डिपेंड मत बनाओ, ताकि वो अपना काम जो है वो सही तरीके से ना कर पाए। नेक्स्ट है राजमन्नार समिति, ये तमिलनाडु सरकार देखिएगा इसको। तो इसका गठन जो है 1969 में हुआ था और रिपोर्ट कब सौंपी इसने, तो 1971 में सौंपा। और इसने क्या कहा ना कि वित्त आयोग को, जो वित्त आयोग है ना आर्टिकल 280, उसको एक अस्थाई निकाय बना दिया जाना चाहिए, ठीक है। वित्त आयोग को एक अस्थाई निकाय बनाने की बात किस कमेटी के द्वारा कही गई थी, तो राजमन्नार समिति के द्वारा। और इसने कहा कि आर्टिकल 356, 357 और 365 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, उसको पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। इनका कहना था ना कि कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 356 है ना, ये राज्य को कमजोर करता है, ठीक है, और केंद्र की सुपरमेसी को दिखाता है, ठीक है। और इस राज्यपाल के माध्यम से ऐसे भी आप देखोगे कि जब क्रिटिकल एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो राज्यपाल को ना केंद्र जो है एक एजेंट के रूप में यूज करता है राज्य में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। तो आर्टिकल 356 को राजमन्नार आयोग ने कहा ना कि इसको समाप्त कर दो, ये कहीं ना कहीं राज्य के अस्तित्व के लिए, राज्य के खुद के काम के लिए खतरा उत्पन्न करता है। उन्होंने ये भी कहा राज्यपाल से संबंधित कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने का जो प्रावधान है उसे समाप्त कर देना चाहिए। आप देखते हो ना कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति, बट वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो प्रसाद पर्यंत होती है राज्यपाल का। तो राजमन्नार आयोग ने कहा कि जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री परिषद होता है ना, उस व्यवस्था को आप समाप्त कर दो, इसने ऐसा रिकमेंड किया था। और क्या कहा कि जो अखिल भारतीय सेवा है ना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसको भी समाप्त कर दीजिए। फिर आप लोग किसकी तैयारी करते हैं, ठीक है, जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो राजमन्नार आयोग ने कहा कि जो अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसको समाप्त कर दो, ठीक है, ये सही नहीं है। उन्होंने इस तरीके की बात बोली। उसके बाद आया सरकारी आयोग, जो भी किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। ये गठित कब हुआ, तो 1983 में, और रिपोर्ट कब सौंपी इसने, 1987 में। इसने क्या सिफारिश किया कि राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखो वर्तमान में जो क्राइटेरिया है राज्यपाल के नियुक्त करने का, उसमें कहीं भी सीएम की कोई भूमिका नहीं होती है। तो सरकारी आयोग ने कहा ना कि इसमें सीएम की भूमिका होनी चाहिए, और बशर्ते आप बस ऐसे बोलने के लिए नहीं, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या करो, तो डालो, ताकि संवैधानिक मान्यता इसको मिल जाए। और कहा कि केंद्र सरकार बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। और बोलते कि केंद्र सरकार को ना बिना राज्य की परमिशन का ना वहाँ पे जो सैन्य बल है ना, उसको वो क्या कर सकते हैं, तैनात कर सकते हैं। ये भी रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिया गया, तो सरकारी आयोग के द्वारा। और ये उन्होंने कहा कि आर्टिकल 356 जो है, 356 समझ रहे हो ना, राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 356 को ना बहुत संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसका तभी इस्तेमाल कीजिए जब कोई ऑप्शन उपलब्ध ना हो। अभी होता है ना कि सरकार इस बेस पे लगा देती है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कि ये जो है ना संविधान के अनुरूप शासन चलाने में सक्षम नहीं है, तो उस बेसिस पे भी वो क्या कर देती है, आर्टिकल 356 इम्प्लीमेंट कर देती है। बस सरकारी आयोग ने रिकमेंडेशन किया कि आप इसको बहुत संभल कर यूज़ करो, एकदम लास्ट ऑप्शन पे रखो, जब कोई ऑप्शन ना बचे तब। और क्या है कि सबसे ज़्यादा अभी तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, तो ये लगा है मणिपुर में, और सबसे पहले कहाँ लगा था, तो पंजाब में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेगा। अब है एक लास्ट समिति जो इस पे गठित हुई थी, वो है पूंछी आयोग। पूंछी आयोग का गठन कब हुआ, 2007 में। इसने क्या रिकमेंडेशन दिया ना कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो भी प्रक्रिया है उसको आवश्यक परिवर्तन सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल के लिए भी प्रयुक्त होना चाहिए।
अभी राज्यपाल को हटाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हटा सकती है राज्यपाल को, लेकिन पूंछी आयोग ने कहा ना कि आप राज्यपाल को हटाने का प्रोसेस वैसा ही रखो जैसा आप राष्ट्रपति को हटाने का रखते हो। और किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पे महाभियोग की बात कही गई है, तो आर्टिकल 61 में। अब इन्होंने एक बात ये भी कहा कि देखते हो ना कि राज्यपाल जो होते हैं वो विश्वविद्यालय जो होता है, यूनिवर्सिटी जो होते हैं, उसके कुलाधिपति होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कुलपति के रूप में कार्य करते हैं। तो पूंछी आयोग ने कहा ना कि आप इनको ये सब काम मत दो, ठीक है, इनको केवल संवैधानिक कार्यों तक ही सीमित रहने दीजिए, इनको इस टाइप का कोई वैधानिक काम वाम मत दीजिए, राज्यपाल को सिर्फ संवैधानिक कार्य तक ही सीमित रखना हमारे देश के हित में होगा। तो ये पूंछी आयोग की रिकमेंडेशन थी। देखिए रिकमेंडेशन तो बहुत सारे हैं, भर भर के दिया है रिकमेंडेशन सारे आयोग ने, बट हमें उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है, हमें जो इम्पोर्टेंट था वही पढ़ना था। तो ये था आपका 2 टॉपिक से, एक चुनाव सुधार से, एक था केंद्र राज्य संबंध से। तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। मैं पीडीएफ ऐसे ग्रुप में भेज दूंगी, लेकिन आज नहीं भेजूंगी, आप वीडियो देखिए, जाएगा 1-2, आप खुद से नोट कर लेना ना, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन मतलब ये वाले क्लास कैसे लगा, ठीक है। तब तक के सभी को बाय, थैंक यू।